हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में भी गेस्ट जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हम देख पा रहे हैं वीडियो वॉल पर भी हमारे साथ कांग्रेस से अभय दुबे जी जुड़े हुए हैं। इधर हमारे साथ प्रोफेसर उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। हमारे साथ अब्दुल हफीज गांधी साहब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वाजपेयी जी एलजेपी से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नीति जी जुड़ चुकी हैं बीजेपी से। ये पूरा जो सबसे पहले तो वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें वाजपेयी जी, 8 बजे तक ही आंकड़े दिख रहे हैं 3%, 6%, कहीं 11%। सिक्किम में तो बहुत ज़्यादा। ये सुबह 7 बजे से वोटिंग रखना जो है इसका ये फ़ायदा दिख रहा है गर्मी के दिनों में। गर्मी है, वाकई है, गर्मी है, उसकी वजह से भी है। और दूसरा वोट परसेंटेज इसलिए भी बढ़ रहा है कि मोदी के फेवर में चल रहा है मामला, आंधी चल रही है के फेवर में चल रहा है। इसीलिए नीति जी भी मुस्कुरा रही है इस पर। वो समय का उसमें फर्क पड़ता है, बट मुझे लगता है कि बहुत जो जागरूकता बढ़ी है वोटिंग के लिए और देश के लिए, उसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो द वोटिंग परसेंटेज उस मायने से बहुत फर्क रखता है। बट लाइक ही सेड, द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री जो है इस वक्त, जो देश का विकास है और जो देश के लिए इस प्रोफेसर उपाध्याय कहेंगे कि लोग जो हैं वो सरकार से नाराज हैं इसलिए निकल के आ रहे हैं वोट देने। वो तो लोग बताएंगे, वो हम लोग यहाँ बैठकर नहीं निर्णय ले सकते हैं इस चीज का कि सरकार से नाराज है कि नहीं है। पर जो सरकार ने काम किए हैं उस चीज पे कहीं दो राय नहीं है कि उसी पर इस बारी वोट पड़ना है। और इस बारी अगर आप लोगों से बात करें तो जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी का, डेवलपमेंट का, मजबूत सरकार का, ये मुद्दे हैं जो सिर्फ बीजेपी इस वक्त बात कर रही है जिन मुद्दों के बारे में। आप कह रहे हैं जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के हैं, मजबूत सरकार के हैं, यानी मुद्दे बीजेपी के हैं उपाध्याय जी। किशोर जी, आज जितने भी आप चैनल में बात कर रहे होंगे, सारे लोगों ने कभी भी किसी ने भी नेशनल सिक्योरिटी और तथाकथित राष्ट्रवाद की चर्चा नहीं की। इनके भी लोग, सब लोग मंत्री जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, सबने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर, अच्छी बात है, हम तो शुरू से कहते थे विकास के मुद्दे पर। और लोग जो आज वोटिंग का जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये गरीबों के न्याय के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लोग वोट कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में सरकार ने क्या नहीं किए उसको ध्यान में रखते हुए लोग आ रहे हैं। और सबों से अपील करेंगे कि अधिकतम मात्रा में आकर के वोट करें। सभी लोग जागरूकता के साथ आए और देश को एक नई दिशा देने की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है और देश को इस परिवर्तन में सभी लोग सहभागी। चलिए आपका व्यू ले लिया तो गांधी साहब का व्यू भी ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी से अब्दुल हफीज गांधी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। ये अभी पहला घंटा है इसलिए ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज पे कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी काफ़ी कतारें दिखी हैं और जितना परसेंटेज दिख रहा है उससे लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज पिछली बार को शायद क्रॉस करेगा। आपकी नज़र में ये क्यों है गांधी साहब? देखिए, मैं एक इससे पीछे जाना चाहूँगा। जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, यदि मोदी वेव है, यदि मोदी जी ने काम किए हैं, तो मोदी जी हर स्टेट के अंदर बाई इलेक्शन क्यों आ रहे हैं? जितने भी इनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जैसे स्मार्ट सिटी है, 7% बजट सिर्फ खर्च किया गया। नमामि गंगे का 80% बजट अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। इसी तरह की बाकी योजना है। आप 85% गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दोबारा नहीं भरे गए। एक राइस संस्था है जिसकी रिपोर्ट है। तो अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि धरातल पर स्कीम्स नहीं पहुंची हैं। स्कीम सिर्फ प्रोपेगेंडा में है, स्कीम सिर्फ प्रधानमंत्री जी के भाषण में है। और जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, जब देश के जवान शहीद हो रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो है फोटोशूट कर रहे थे। जब अब देश अभिनंदन की वापसी की बात कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री जी मेरा बूथ सबसे मजबूत का बात कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी देश की सुरक्षा से उनको कोई लेने देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं कि वो कैसे दोबारा से कमबैक करें। तो देश ये चाहता है कि वाकई असली मुद्दों पर जो है इलेक्शन होना चाहिए। आज जो है छोटे कारोबारी परेशान है, आवारा पशुओं से जो है किसान परेशान है, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका बहुत बुरा हाल है। अर्थव्यवस्था, प्राइवेट चीज है, ये मुद्दे जो है ये जिन लोगों को फायदा पहुंचा है उनके पास पहुंच रहे हैं। जो लोग दिल्ली में बैठकर एनालिसिस करते हैं उनको ग्राउंड लेवल पर आना चाहिए। चलिए, ये कैंपेन पॉइंट्स हो गए। अरे गांधी साहब, कैंपेन अभी मतदान हो रहा है, कैंपेन पॉइंट्स चलते रहेंगे। अभी 19 मई तक मतदान ही होना है और 23 मई को नतीजा आना है। उसमें देख लेंगे कि आपका दावा सही है या उपाध्याय जी का सही है या वाजपेयी जी और नीति जी का सही है। मोदी सरकार के कौन से मंत्री हैं जो पहले दौर के चुनाव में मैदान में हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। अर्पिता के पास चलते हैं इलेक्शन स्टूडियो में। लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो चुका है। आइए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के कौन कौन से मंत्री आज चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले नागपुर से परिवहन मंत्री नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं। वो लगातार दूसरी बार नागपुर से चुनावी मैदान में हैं।
वहीं गाजियाबाद से एक बार फिर वीके सिंह अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। मौजूदा कैबिनेट में वीके सिंह विदेश राज्य मंत्री हैं। उधर किरण रिजिजू पूर्वोत्तर में बीजेपी का बड़ा चेहरा गृह राज्य मंत्री हैं और अरुणाचल पश्चिम से चुनावी मैदान में है। वहीं गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर भी महाराष्ट्र के चंद्रपुर से चुनावी मैदान में है। संस्कृति मंत्री महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। मानव संसाधन राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बागपत से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अजय टम्टा कपड़ा राज्य मंत्री उत्तराखंड के अल्मोड़ा से चुनावी मैदान में है। और अब कई कई जगहों के 9 बजे तक के भी आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। 10% वोटिंग हो चुकी है। मेरठ में पिछली बार वहां 63% हुई थी, पिछली बार 51% वोटिंग हुई थी। औरंगाबाद बिहार में वहां 7% वोटिंग हो चुकी है। तो 9 बजे तक के आंकड़े भी जो आ रहे हैं, मेरठ में 10% मतदान अभी से हो चुका है। लेकिन याद रखिए, मेरठ में पिछली बार भी 63% यानी अच्छा मतदान हुआ था। 9% मतदान हो चुका है गया में, 13% हो चुका है गया में, नवादा में 5% और जमुई में 6% मतदान हो चुका है, 6% मतदान हो चुका है 9 बजे तक। पिछली बार वहां 50% मतदान हुआ था। लेकिन जो बात मुद्दों की हो रही थी, नेहा के पास चलते हैं। इन मुद्दों का किन किन जगहों पर आज जहां मतदान हो रहा है वहां असर है। अगर खासतौर पे जो बार बार बात होती है किसानों का मुद्दा जो है, फार्मर डिस्ट्रेस जो है, किसानों की जो हालत है, उसको जो एक मुद्दा बनाया गया, वो किन किन सीटों पर असर डालता है, या कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिनमें आज मतदान हो रहा है जहां पर फार्मर डिस्ट्रेस का इशू है? देखिए, मैं मैप के जरिए लाने की कोशिश कर रही हूँ किशोर, अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, क्योंकि फार्मर डिस्ट्रेस की सीटें तो हमारे पास आ रही हैं, लेकिन अच्छा। मुझे मैप पे वो दिखाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक फिर है। आपके पास मैं आऊंगी और ये बताऊंगी कि किस कुल तरह से 22 सीटें हैं आज की। ये 2009 का आप देख रहे हैं। अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में फार्मर डिस्ट्रेस को लेकर के ये 22 सीटें आज की 91 में से 22 सीटें ऐसी हैं जिन पर किसान संकट एक बड़ा फैक्टर है। हाँ। और उसमें 11 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी पिछली बार जी 11 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। और अब बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो ये फार्मर डिस्ट्रेस जो है ये भारी पड़ सकता है। अब ये मैप में वो कौन कौन से इलाके, जिसमें जैसे पश्चिमी यूपी का इलाका आएगा जी, लेकिन ये इनमें 5 सीटें टीडीपी की, 3 बीजेडी की। टीडीपी यानी कि आंध्र की सीटें, बीजेडी यानी ओडिशा की सीटें, वाईएसआरसीपी यानी आंध्र की सीटें, और ये एक सीट एलजेपी यानी जमुई की सीट है ये। जी हाँ, तो बिहार की। तो ये किसानों का जो मुद्दा है, ये आज 91 में से 22 सीटों पर असर डालता है। यानी एक अच्छा खासा संख्या है सीटों की जहां किसानों का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा बनेगा। तो वो मुद्दा आपके लिए चुनौती है एनडीए के लिए? नहीं, ऐसा हम नहीं मान रहे। बिकॉज इसलिए अभी आप देखें, आप पिछले हफ्ते 10 दिन पहले ही हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि जो बैलेंस गन्ना किसानों को, आई एम टॉकिंग ऑफ दिस एरिया ओनली, वो पेमेंट कर दी जाए। तो हाई कोर्ट ने कहा ठीक है जी, हम 15 दिन के एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो भी है 1-to-1 पैसा उनको मिल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 के किसानों के लिए हमने काम नहीं किया। एमएसपी हमने बढ़ाई है, हेल्थ सॉइल कार्ड हमने दिया, ये सारी चीजें दी हैं हमने। मतलब वो महसूस करेंगे उस चीजों को। यानी आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए जो, जी गांधी साहब, वाजपेयी जी का कहना है कि किसानों के लिए कदम उठाए गए हैं तो वो असर डालेगा। अगर कृषि दर, विकास दर देखेंगे तो 2.9% है, जो यूपी में 4.9% थी। अगर एमएसपी डबल करने का वादा सरकार करती है तो इस 2.9 के रेट पर 28 साल लग जाएंगे। किसानों की 2 बड़ी मांगे थी, एक तो पूर्ण ऋण माफी थी और दूसरा एमएसपी का डबल करना था। तो 2.9% पे तो 28 साल लगेंगे एमएसपी डबल करने पे। जो ये कह रहे हैं हम 22 तक कर देंगे, तो ये भी झूठा वादा है। किसान दिल्ली तक आए और उन्होंने लाठीचार्ज किया। महाराष्ट्र में किसान मुंबई तक आए और उन्होंने एक नहीं सुनी उनकी। तमिलनाडु के किसान दिल्ली में जंतर मंतर पर 1.5 महीना पड़े रहे। अलग अलग ढंग से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को उद्योगपतियों के तरफ ध्यान देने से फुर्सत मिले तब वो किसानों की देखेंगे। संकल्प पत्र में वादा किया गया था उत्तर प्रदेश में 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों को बकाया दे देंगे। प्रचार और रैली पे नहीं जाते ना, वो रैली वाले मुद्दों पे नहीं जाते। हम इशू की बात कर रहे हैं कि 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर असर हो सकता है। उन सीटों उन इश्यूज में बात करते हैं। अच्छा, मैं रोक रहा हूं आपको। मैं गौतम बुद्ध नगर सीट पर चल रहा हूं। प्रियंका वहां पर मौजूद है, उनके साथ कुछ महिलाएं मैं देख रहा हूं। और धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। प्रियंका, महिलाएं निकल आई हैं वोट देने के लिए। अभी तक वहां पर कैसा माहौल दिख रहा है? जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि अक्सर ये कहा जाता है कि शहरों में आबादी बाहर नहीं निकलती, लेकिन महिलाएं आपको हम दिखा रहे हैं कि सुबह से यहाँ पर आई हुई हैं, वोट डाल रही हैं। बहुत छोटे में आप लोगों से जानना चाहेंगे क्या मुद्दा?
सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, और बीइंग अ वुमेन मेरे लिए विमेन सिक्योरिटी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और डेवलपमेंट, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और पिछले 5 सालों में बहुत काम हुआ है। आपका क्या मुद्दा? प्रदूषण, ट्रैफिक एंड बच्चों की शिक्षा। मेरा मुद्दा यही है कि हर बच्चा शिक्षित हो और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। आपका क्या मुद्दा है? मेरा भी विकास का ही मुद्दा रहा है, प्रगतिशील हमारे भारत को हम देख पाए विश्व पटल पे, और सुरक्षा का मुद्दा भी रहा है, सफाई का भी मुद्दा रहा है, प्रदूषण का भी। लेकिन जो काम 5 सालों में आधे अधूरे हुए हैं, आगे जाके पूरे हों। जी, आपका क्या मुद्दा, क्या सोच के आपने वोट दिया? विकास के मुद्दे के साथ साथ मैं जिस भूमि पे खड़ी हूँ, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश की भूमि है, और यहाँ पे महागठबंधन भी है और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का भी क्षेत्र में उतरना है। तो ये पार्टियाँ हमें खाली विकास की तरफ ना मोड़कर हमें जातिवाद की तरफ ले जाती हैं, अपने वोट्स अलग काटने की कोशिश करती हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे वोटों को काटना नहीं चाहिए, ये देश के विकास की बात है और देश के विकास के लिए मैं वोट करना चाहिए। तो मैं 2 पंक्तियों के साथ बोलना चाहूँगी। रोक सको तो रोक लो हमको, हम ऐसे स्वाभिमानी हैं, भारत माँ की भूखंड की हम एक नई कहानी है, योद्धाओं की इस धरती पर कर्म युद्ध कर दिखलाएंगे, राजनीति गंदी जो खेले उनको सबक सिखाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। इनका कहना है जाति में जो बांटते हैं उनके विरोध में ये यहाँ पर है। आप क्या सोचकर, क्या मुद्दे हैं आपके? मैं जातवाद को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, मेरे लिए राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। विकास का मुद्दा है, मगर हम लोगों के यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि हमें महेश शर्मा जी से या अपने लोकल एमपी से कोई शिकायत नहीं है। सड़कें बनी है, एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किया है। राष्ट्रवाद आपका मुख्य मुद्दा है, आपके लिए क्या मुख्य मुद्दा है? जी प्रियंका यही बात, पॉल्यूशन है। जी, अच्छा, एक जी प्रियंका यही बात यहाँ स्टूडियो में यहाँ शुरू हुई थी। नीति ने कहा था कि, नीति जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है, उन्होंने कहा था कि लोग आप सड़क पे जाएं तो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर उपाध्याय आप कह रहे थे नहीं, लोग सड़क पे कुछ और बात कर रहे हैं। हालांकि ये शहरी इलाका है, हालांकि ये बिल्कुल शहरी इलाका है, लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद अगर कोई मुद्दा बनाया जाता है तो लोगों की जबान पर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद तो देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, मुद्दा है। लेकिन बात है कि तथाकथित आप दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। राष्ट्रवाद के प्रति किसी की कोई दिक्कत नहीं है, जो इस देश में जन्म लिया है वो देश के आपने लोगों को सुना है। नहीं, लोग इस बात को छोटा सैंपल है, बहुत छोटा सैंपल है, समझ रहे हैं, शहरी इलाका है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी लोग अपने मन से बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं। संवाददाता किसी गरीब के झोपड़ियों में जाएगा, हाँ, और उसको खाने को नहीं है, कि युवा के पास, जिसके पास रोजगार नहीं है, किसान के पास जो आत्महत्याएं कर रहा है, महिला जो सुरक्षा से पीड़ित है, जो गरीब परिवार की हैं, जब आप वहां जाएंगे तो देखेंगे वहां के बोल बदले हुए दिखेंगे। अपने संवाददाता को कहिए प्रियंका जी को कि जरा वैसे लोगों का रेरी पटरी पर काम करने वाले लोग, गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं है। किसी भी घर में चले जाएं और आगे के लिए भी अगर आप सोचेंगे सर, बेरोजगारी दर कितनी है आप बताइए? मैं आपको अगर डिटेल में थोड़ा इकोनॉमी समझाऊं, 10% इकोनॉमी, 10% एम्प्लॉयमेंट है जो रजिस्टर होती है, 90% एम्प्लॉयमेंट है, उसके हमारे पास डेटा नहीं है, नंबर्स नहीं है। और अगर इस देश की ग्रोथ रेट 7.3% है, सर 7.3% ग्रोथ रेट है, तो वो बिना एम्प्लॉयमेंट के